मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। जेनेटिक्स के व्याख्यानों की श्रृंखला में हम हेटेरोप्लॉइडी यानी विषम गुणिता कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यानों में हम असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी और सुगुणिता यानी यूप्लॉइडी के कुछ टॉपिक्स जैसे मोनोप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स तथा पॉलीप्लॉइड्स में ऑटोपॉलीप्लॉइडी पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम एलोपॉलीप्लॉइड्स, ऑटो एलोपॉलीप्लॉइड्स और सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड्स पर चर्चा करेंगे। एलोपॉलीप्लॉइड्स यानी परबहुगुणित ऐसे जीव होते हैं जिनमें दो अलग अलग जातियों के जीनोम हाइब्रिड स्पीसीज, जो प्रजाति है, हाइब्रिड संतति है, उसमें आते हैं। लेकिन ये दोनों जीनोम समजात गुणसूत्रों की तरह पूर्ण जोड़े नहीं बनाते, कंप्लीट पेयरिंग नहीं करते और इसके कारण ये स्टेराइल होती है F1 संतति। F1 संतति को किसी भी कारक के द्वारा जब इस प्रकार यानी प्रेरकों के द्वारा उस कोशिका के गुणसूत्रों को गुणित होने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इस प्रकार से जो संतति प्राप्त होती है उसमें बहुगुणित प्राप्त होते हैं। और इन बहुगुणितों में क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के जीनोम होते हैं, तो इसलिए हम इसे एलोपॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ दो स्पीसीज हैं, X और Y। X में A जीनोम है और Y में B जीनोम है। F1 संतति में जो हमें डिप्लॉइड मिलते हैं, ये A जीनोम और B जीनोम के जो हाइब्रिड हैं, ये स्टेराइल होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम के समान पेयरिंग नहीं करते। ये मेटाफेज प्लेट पर यूनिवेलेंट पड़े रहते हैं। जब हम किसी भी प्रेरक के द्वारा रेडिएशन और कोई भी रसायन, जैसे हम यहाँ कॉल्चिसिन यूज़ कर रहे हैं, जो F1 संतति के क्रोमोसोम है उनको डबल जब हम करते हैं तो हमें A क्रोमोसोम के डिप्लॉइड मिलते हैं और B जीनोम है उसके डिप्लॉइड मिलते हैं। तो A जीनोम और B जीनोम के जो हमें यहाँ दो डिप्लॉइड्स मिलते हैं, तब हम इसको कहते हैं एम्फी डिप्लॉइड। और हमें टोटल यहाँ 4 जीनोम मिलते हैं, 2 A के और 2 B के, तो हम इसको कहते हैं टेट्राप्लॉइड। तो हमें यहाँ पर F1 संतति से गुणित होकर जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है उसमें हमें एम्फीप्लॉइड टेट्राप्लॉइड्स मिलते हैं। और यहाँ पर F1 स्टेराइल संतति से गुणित होकर जब F2 जनरेशन हमें मिलती है एलोपॉलीप्लॉइड्स में, तो वो फर्टाइल होती है और हम उसका यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। यदि बहुगुणित के एक या दोनों जनक स्वयं भी बहुगुणित हो, तब ऐसे पर बहुगुणितों को उभय बहुगुणित कहते हैं। जैसे गेहूं में हम देखते हैं A A B B D D, तो यहाँ पर दो डिप्लॉइड्स नहीं है, यहाँ पर 3 डिप्लॉइड्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? एम्फी पॉलीप्लॉइड्स। जब दो द्विगुणित होते तो हम उसको कह देते एम्फी डिप्लॉइड्स। कृत्रिम बहुगुणित आर्टिफिशियल एलोपॉलीप्लॉइड्स जो प्राप्त किए गए, उसमें एक लोकप्रिय उदाहरण है रेफेनो ब्रेसिका। एक रूसी वैज्ञानिक G.D. कार्पिचेंको ने 1927 में रेफेनस सटाइवस यानी मूली और ब्रेसिका ओलिरेसिया यानी गोभी, दोनों में 18-18 2n नंबर है क्रोमोसोम्स का, गुणसूत्रों का, उनके बीच संकरण करके F1 संतति प्राप्त की जो स्टेराइल थी। और इसमें जो गुणसूत्रों के जोड़े थे वो 18 थे, 9 रेफेनस सटाइवस से और 9 ब्रेसिका
ओलिरेसिया से। हम इसे इस प्रकार देखते हैं, ये रेफेनस सटाइवस में 18 गुणसूत्र 2n और ये ब्रेसिका में 18। अब 9 गुणसूत्र यहां पर दोनों से हमें प्राप्त होते हैं, 9 रेफेनस से और 9 ब्रेसिका ओलिरेसिया से। और F1 संतति में हमें यहाँ पर 2n = 18 मिलते हैं, 18 9। ये पेयरिंग नहीं करते होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह, ये जोड़े नहीं बनाते पूर्ण रूप से, तो ये स्टेराइल F1 जनरेशन हमें मिलती है। जब इस स्टेराइल जनरेशन को, इसके जो गुणसूत्र हैं उन्हें गुणित करने के लिए प्रेरित किया जाता है किसी भी कारक के द्वारा, तो हमें जो F2 जनरेशन इसमें मिलती है वो हमें फर्टाइल एम्फीडिप्लॉइड्स मिलते हैं। यानी रेफेनस के जो 9 थे वो 2n हो जाते हैं और 18 हो जाते हैं, और जो ब्रेसिका के 2n हैं, n है 9, वो भी 2n हो जाते हैं 18, और टोटल हमें जो यहाँ मिलता है वो मिलता है 36। और यहाँ 2n है रेफेनस का और 2n है ब्रेसिका का, तो 2 डिप्लॉइड्स हमें मिलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एम्फीडिप्लॉइड्स हैं यहाँ पर। और वैसे हमें मिले टेट्राप्लॉइड्स। तो इस प्रकार से हमें एक नई स्पीसीज मिलती है जो पॉलीप्लॉइड है, एलोपॉलीप्लॉइड है। 2 अलग अलग तरह के स्पीसीज से मिलकर एक नई प्रजाति हमें मिलती है जो एलोपॉलीप्लॉइड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेफेनोब्रेसिका। रेफेनोब्रेसिका। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है एवोल्यूशन ऑफ व्हीट। जो गेहूं का उद्विकास है वो भी पर बहुगुणिता का एक एग्जाम्पल माना जाता है। जो अभी हम गेहूं देखते हैं उसमें 3 जीनोम पाए जाते हैं, A, B और D। जो A है वो ट्रिटिकम एजिलोपाइड्स हैं, और जो B हैं वो एजिलोप्स स्पेल्टाइडिस हैं, और जो C हैं वो एजिलोप्स स्क्वेरोसा हैं। इन तीनों प्रजातियों में जो 2n नंबर है वो 14 होता है। तो इस प्रकार इनके संकरण से जो हमें गेहूं प्राप्त होते हैं, अगर वो हेक्सा पॉलीप्लॉइड्स होते हैं तो AA, BB, DD इनमें जीनोम पाया जाता है। अगर ये टेट्राप्लॉइड्स होते हैं तो AA, BB जीनोम इनमें पाया जाता है, और अगर ये डिप्लॉइड्स होते हैं तो AA जीनोम इसमें पाया जाता है। लेकिन अब ऐसे प्रमाण मिले हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये 3 अलग अलग प्रजातियां ट्रिटिकम एजिलोपाइड्स, एजिलोप्स स्पेल्टाइडिस और एजिलोप्स स्क्वेरोसा, ये 3 अलग अलग प्रजातियों के मिलने से हमें जो हेक्सापॉलीप्लॉइड गेहूं है वो मिलता है, और हम इसको एलोपॉलीप्लॉइडी में रखते हैं। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जो हमें हेक्सापॉलीप्लॉइड या षटगुणित गेहूं हमें प्राप्त होता है, उसके जो तीनों जो प्रजनक हैं या प्रोजेनाइटर्स हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसी एक ही पूर्वज से हुई है, और इसी कारण से हमें ये षटगुणित या हेक्सापॉलीप्लॉइड्स प्राप्त हो रहे हैं। और अब ऐसा माना जाता है कि ये एलोपॉलीप्लॉइड्स नहीं होकर ये ऑटोपॉलीप्लॉइड्स हैं, तीनों जो स्पीसीज के
संकरण से हमें गेहूं प्राप्त हो रहा है। हम इसे ऑटोप्लॉइड्स भी मान रहे हैं और सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड्स भी मान रहे हैं। सिंथेसाइज्ड पॉलीप्लॉइड्स यानी संश्लेषित बहुगुणित। तो प्रकृति में मिलने वाले बहुगुणितों की उत्पत्ति की खोज हेतु उसको समझने के लिए कुछ विशिष्ट प्राकृतिक पर बहुगुणितों को कृत्रिम रूप से प्राप्त किया गया। इसके जो उदाहरण हैं वो है हेक्सा पॉलीप्लॉइड गेहूं यानी षटगुणित गेहूं या चतुर्गुणित कपास। अब हम पहला इसका उदाहरण देखते हैं जो षटगुणित गेहूं है, हेक्सा पॉलीप्लॉइड व्हीट जो है, उसमें उसका उदाहरण है ट्रिटिकम स्पेल्टा। E.S. मैकफेडन, E.R. सीयर्स जिन्होंने पॉलीप्लॉइड्स पर बहुत काम किया और H. किहारा, इनके द्वारा 1946 में जो हेक्सा पॉलीप्लॉइड गेहूं है उसका संश्लेषण किया गया कृत्रिम रूप से। उन्होंने चतुर्गुणित एमर गेहूं टेट्राप्लॉइड एमर व्हीट को द्विगुणित एजिलोप्स स्क्वेरोसा के साथ जब संकरित किया तो जो F1 संकर संतति प्राप्त हुई वो स्वाभाविक रूप से स्टेराइल थी, बंधे थी। और उसके बाद जब कॉल्चिसिन के द्वारा इसको प्रेरित किया गया गुणसूत्रों को गुणित होने के लिए और F1 संतति के गुणसूत्रों को जब द्विगुणित किया गया, दुगुना कर दिया गया, तो फिर हमें ट्रिटिकम स्पेल्टा की हेक्सा पॉलीप्लॉइड्स प्राप्त हुए। यहां हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में टेट्राप्लॉइड व्हीट है और ये एजिलोप्स स्क्वेरोसा है, गॉट ग्रास जिसको कहा जाता है। और इनका कॉम्बिनेशन से ये जो टेट्राप्लॉइड व्हीट है, इस टेट्राप्लॉइड व्हीट से हमें यहाँ पर AB जीनोम मिलता है और जो गॉट ग्रास है उससे D जीनोम मिलता है। और हमें F1 संतति में यहाँ ABD ट्राइप्लॉइड हाइब्रिड मिलते हैं। ये ट्राइप्लॉइड हाइब्रिड जब कॉल्चिसिन से इनको ट्रीटेड किया जाता है तो हमें यहाँ पर हेक्साप्लॉइड्स मिलते हैं AABBDD और ये फर्टाइल प्लांट होते हैं। ये जो हमें स्पीसीज यहाँ मिलती है ट्रिटिकम डाइकोकॉइड्स और एजिलोप्स स्क्वेरोसा के हाइब्रिड से गुणित करने के बाद क्रोमोसोम को ये ट्रिटिकम स्पेल्टा की प्राप्त होती है जो फर्टाइल भी है और जिसमें जो उपज हमें मिलती है वो भी पहले से ज़्यादा मिलती है। ट्रिटिकम डाइकोकॉइड्स को ही हम एमर व्हीट बोलते हैं जो एक टेट्राप्लॉइड व्हीट है। ये ट्रिटिकम स्पेल्टा का प्लांट है जिसमें हम देख रहे हैं कि कितने अच्छी क्वालिटी के बड़े साइज के जो गेहूं के दाने वो हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो शतगुणित अथवा उभय बहुगुणित संश्लेषित ट्रिटिकम स्पेल्टा हमें प्राप्त होता है उसका संकरण हम जो प्रकृति में हमें ट्रिटिकम स्पेल्टा है उसके साथ जब
कराया जाता है इसका संकरण, तो F1 संतति इनके संकरण से जो प्राप्त हुई है वो प्योर फर्टाइल थी और मियोसिस के अंतर्गत गुणसूत्रों के कंप्लीट पेयरिंग हुई। इससे ये ज्ञात हुआ कि पूर्व में जो चतुर्गुणित गेहूं और जो गॉट ग्रास है इनका ओरिजिन एक ही जनक से हुआ है। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, गॉसिपियम हिरसुटम जिसे अपलैंड कॉटन कहा जाता है, ये उभय गुणिता का एक दूसरा उदाहरण है। जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन था, जो पुरानी दुनिया की कपास थी, उसमें 13 जोड़े गुणसूत्र के होते थे जो लंबे थे, और जो अमेरिकी कपास है उसमें 13 जोड़ी गुणसूत्र छोटे होते थे। तो जो लंबे गुणसूत्र के जोड़े थे और जो छोटे गुणसूत्र के जोड़े वाली स्पीसीज थी, उन दोनों के बीच में जब हाइब्रिड बनाए गए तो J.O. बिस्ले ने ये F1 हाइब्रिड तैयार किए थे, संकर तैयार किए थे, और उसमें गुणसूत्र का नंबर दुगना हुआ। 13 जो लंबे थे और 13 छोटे थे, और इस प्रकार जो उभय गुणित उत्पन्न हुए उनसे नई कपास की क्रॉप उत्पन्न हुई और एक नया प्रकार का स्पीसीज हमें प्राप्त हुआ जो फर्टाइल भी था। क्योंकि जो नई प्रजाति है कपास की वो फर्टाइल थी, तो इससे इस बात का प्रमाण मिला कि जो नई दुनिया की टेट्राप्लॉइड कपास है गॉसिपियम हिरसुटम, इसकी उत्पत्ति गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम रेमोंडियाई से हुई है। हम इसे यहाँ यूं देखते हैं, गॉसिपियम हर्बेसियम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है और इसमें 13 लंबे क्रोमोसोम होते हैं। गॉसिपियम रेमोंडियाई जो अमेरिकन कॉटन है, इसमें भी 13 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। इससे हमें F1 हाइब्रिड मिलते हैं जिसमें 13 करके 26 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ मिलता है। द्विगुणित गुणसूत्र 26 हमें मिलते हैं। यूनिवैलेंट है ये क्योंकि एक दूसरे के साथ पेयर नहीं करते। 13 लंबे और 13 छोटे। कॉल्चिसिन से जब इनको ट्रीटेड किया जाता है इस यूनिवैलेंट F1 हाइब्रिड को, तो हमें यहाँ पर बाईवैलेंट मिलते हैं और वहाँ 2n नंबर हो जाता है 52, और इसमें हमें 13 लंबे और 13 छोटे, इनके दोनों के 2-2 जोड़ी क्रोमोसोम मिल जाते हैं और ये हमें फर्टाइल स्पीसीज मिलती है गॉसिपियम हिरसुटम। अब हम देखते हैं ट्रिटिकल। ये एक ऐसा अनाज है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। गत वर्षों में मानव द्वारा एक नया अनाज निर्मित किया गया ट्रिटिकल। इसकी बड़े स्तर पर खेती के लिए प्रयोग करने की संभावनाओं पर बल भी दिया गया। व्यापारिक स्तर पर अभी तक इसे उगाने में सफलता नहीं मिली है, फिर भी विश्व के कई स्थानों पर इस मानव निर्मित फसल को उन्नतिशील बनाने के लिए अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। अनेक देशों में इसकी लगभग 200 किस्में निकाली जा चुकी हैं। ट्रिटिकल मानव द्वारा निर्मित सबसे पहली फसल है। ये गेहूं और राई के संकरण द्वारा उत्पन्न कृत्रिम पर बहुगुणित यानी ऑटो पॉलीप्लॉइड है। इसके संश्लेषण के लिए जब चतुर्गुणित यानी टेट्राप्लॉइड ट्रिटिकम यानी गेहूं का उपयोग किया जाता है तो हमें षटगुणित ट्रिटिकल प्राप्त होते हैं, और जब हेक्साप्लॉइड
ट्रिटिकम यानी गेहूं का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्टोप्लॉइड यानी अष्टगुणित ट्रिटिकल प्राप्त होते हैं। दोनों ही दशाओं में जो राई है वो द्विगुणित ही काम में ली जाती है। इस प्रकार की जो नई फसल है, यहाँ हमें दो प्रकार के ट्रिटिकल प्राप्त हुए, एक जो चतुर्गुणित ट्रिटिकल थे और दूसरे जो षटगुणित यानी हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल प्राप्त हुए। तो जो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल थे उनमें ही नई फसल को बनाने का जो पोटेंशियल था वो पाया गया, तो इसलिए जो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल हैं वो ज़्यादा सफल किस्म पाई गई। ये चतुर्गुणित गेहूं और द्विगुणित राई से हमें F1 संतति में हाइब्रिड मिले और इनको जब कॉल्चीसिन से ट्रीटेड किया गया क्रोमोसोम को डबल करने के लिए, तो हमें हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल मिले। और जब हेक्साप्लॉइड गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम और डिप्लॉइड राई से हमें F1 जो स्टेराइल थे, और जब क्रोमोसोम को डबल किया गया तो हमें जो 2N मिला वो ऑक्टोप्लॉइड ट्रिटिकल मिले। इन हेक्सापॉलीप्लॉइड्स ट्रिटिकल को उन्नतशील बनाने के लिए इनका गेहूं के साथ संकरण किया गया और इन संकरणों के फलस्वरूप जो हाइब्रिड्स बने, बाद में मौलिक प्रारंभिक ट्रिटिकल, प्राइमरी ट्रिटिकल्स और सेकेंडरी ट्रिटिकल्स भी प्राप्त किए गए। जो सेकेंडरी ट्रिटिकल्स मिले, इन ट्रिटिकल्स का उपयोग व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए काम में लाया जा रहा है। सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड्स कुछ पर बहुगुणित इस प्रकार के होते हैं जिनमें जो जीनोम है वो पूर्ण रूप से समान नहीं होते, लेकिन लगभग समान होते हैं। अतः बहुगुणितों में पाए जाने वाले विभिन्न संजीनों के गुणसूत्र कुछ सीमा तक परस्पर युग्मन कर लेते हैं, यानी पेयरिंग कर लेते हैं और मल्टीवैलेंट बनाते हैं। इनके कुछ खंड समजातीय होते हैं। स्टोबिन्स ने इस प्रकार के जो पर बहुगुणित हैं उनको खंडीय बहुगुणित कहा। ये खंडीय पर बहुगुणित स्वगुणितों और पर बहुगुणितों के मध्यवर्ती होते हैं और मियोसिस में गुणसूत्रों के व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यह भी विश्वास किया जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश बहुगुणित न तो शुद्ध स्व बहुगुणित होते हैं और न ही शुद्ध पर बहुगुणित होते हैं, बल्कि एक खंडीय पर बहुगुणित होते हैं। भोजन के लिए रोटी बनाने में प्रयुक्त होने वाला हमारा सामान्य हेक्साप्लॉइड गेहूं एक खंडीय पर बहुगुणित समझा जाता है, क्योंकि इसके A, B और D तीनों द्विगुणित संजीन परस्पर संबंधित होते हैं, अर्थात होमियोलोगस हैं, और ये हम पूर्व में इसी वीडियो में देख चुके हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में एलोप्लॉइड्स, एलो ऑटोप्लॉइड्स और सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड्स के बारे में चर्चा की और इस प्रकार हेट्रोप्लॉइडी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।